हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका और टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आज फिर से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी समझा दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। उसके लिए हमें पिछले वाली एक इक्वेशन चाहिए होगी, वो मैं जल्दी से नोट डाउन कर लेती हूँ। ओके, दिस इज द इक्वेशन। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ई डैश के की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो हमने क्या किया था, इस चीज़ को m इक्वल्स टू के सब्सटीट्यूट किया था ताकि यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाए, 1 बन जाए। अगर मैं इसको m इक्वल्स टू के सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरे पास क्या आती है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। पर हमें अब क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। तो मैं क्या लूँगी अब, m नॉट इक्वल्स टू के। अगर मेरा m नॉट इक्वल्स टू के है तो यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो पड़ा है मेरे पास, डेल्टा m के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये दोनों टर्म 0 के साथ ई डैश के जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास क्या मिलेगा, 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, l इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी el 0 माइनस e के 0 डेल्टा एम एल शुड बी इक्वल्स टू m नॉट इक्वल्स टू k है तो दिस थिंग विल बी 0 और मेरे पास जस्ट ये थिंग रह जाएगी, साइज 0 के। ओके, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ध्यान से देखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे m इक्वल्स टू l लेके चलेंगे, m इक्वल्स टू l लेके चलेंगे। ठीक है, क्यों लेके चलना है, m नॉट इक्वल्स टू l अगर हम लेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेरे पास वैसे भी कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो m इक्वल्स टू l लूँगी तो मेरे पास ये इक्वेशन बच रहेगी। तो m इक्वल्स टू l जब मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करती हूँ तो l की तो सारी वैल्यूज l इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी है, मैंने कौन सी लेनी है, सिर्फ m वाली। तो मैं समेशन जो है रिमूव कर सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, am, यहाँ पे भी l की जगह पे मैं क्या करूँगी, m सब्सटीट्यूट करूँगी। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, अब ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है am की, तो ये इस टर्म को नीचे मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी और ये वाला माइनस भी इसमें मैं एब्जॉर्ब करवा दूंगी। अगर ये माइनस इधर एब्जॉर्ब होएगा तो मेरे पास e के माइनस ई एम बन जाएगा ना, राइट। माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो ये नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। इसको उल्टा करके लिख दूंगी और इसको पहले मैं लिख के दिखा देती हूँ उल्टा करके, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। साइम 0 h डैश साइम 0 और ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो मेरे पास am की वैल्यू आ जाएगी, साइन 0 h डैश साइन 0 के और नीचे जाके e के 0 माइनस am 0। ठीक है, ये आ गया मेरे पास am। ठीक है, अगर अब मैं वेव फंक्शन को एक्सपेंड करती हूँ, जैसे मेरे पास वेव फंक्शन क्या होता है, साइन डैश ऑफ m, ये किसके इक्वल होगा, मैंने पहले भी बताया था इसी वीडियो में कि ये किसके इक्वल था, l इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक al साइन 0 ऑफ l के। ठीक है, ये इसके इक्वल मैंने पहले बताया था। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो मेरे पास क्या क्या टर्म्स आ रही हैं उनको मैं लिखती हूँ। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि इसको मैंने एक्सपेंशन थ्योरम लगा के जब मैंने सॉल्व किया था ना, पार्ट 2 चेक कर सकते हैं ये जो है इक्वेशन, ये कहाँ से आई, ये पार्ट 2 में मैंने बताई है। एक्सपेंशन थ्योरम हम यूज़ करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, सेकंड ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी होती है उसकी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक्सपेंशन थ्योरम मैंने यूज़ की थी। डिटेल में जानना है तो ऑफकोर्स आप पार्ट 2 चेक करें। पार्ट 3 की बात करते हैं अब हम। यहाँ पे जो है मेरे पास ए एल जो है, यहाँ पे मेरे पास ए एम की वैल्यू तो आ ही रखी है, एम जो था मेरा एल के इक्वल था ना, मतलब ये एक तरीके से मेरे पास ए एल की ही वैल्यू है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए एल इज इक्वल्स टू साई एल 0 एच डैश साई 0 के ई 0 के माइनस ई एल 0, राइट।
मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि m इक्वल्स टू एल है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ए एल की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि m नॉट इक्वल्स टू के था, मतलब m अगर l के इक्वल नहीं है, m l के इक्वल है, मतलब l भी अगर मैं यहाँ पे m की जगह l सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरे पास एक और टर्म बनेगी कि l इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू के। तो मैं इसको दो टर्म्स में डिवाइड करूँगी, वो वाली वैल्यू जब l जो है k के बराबर है और जब l k के बराबर नहीं है। ठीक है, ये तो मिल गई जब l k के बराबर नहीं है ना, यहाँ पे मैंने l नॉट इक्वल्स टू k सब्सटीट्यूट किया हुआ था। तो जब l नॉट इक्वल्स टू k है तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम सिमेशन l इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। सिमेशन के ऊपर क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। ये डैश का क्या मतलब है, l नॉट इक्वल्स टू k। यहाँ पे आप मेंशन कर लो, डैश मीन्स l नॉट इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, साई l 0 h डैश साई k 0। यहाँ पे l और k अकेले अकेले भी लिख सकते हैं, मतलब साई नॉट के बिना। ठीक है, ई के माइनस ई एल, और यहाँ पे क्या लग जाएगा साथ में, साई 0 ऑफ l। और वो वाली टर्म जब l इक्वल्स टू k है, प्लस जब l इक्वल्स टू k है तो a के पैर में l की जगह क्या डाल दूंगी मैं, k। और सिमिलर वे में साई के भी पैर में क्या आ जाएगा, k। ठीक है, ये टर्म मुझे आगे यूज़ करनी है। ठीक है, आपको ये समझ आई होगी ये टर्म। अब जो मेरा वेव फंक्शन साई होता है, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जब हम साई को लिखते हैं इन दिस पर्टर्बेशन थ्योरी तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं साई के को साई नॉट के प्लस लैम्डा टाइम्स साई के डैश लैम्डा स्क्वायर टाइम्स साई डबल डैश ऑफ के प्लस लैम्डा क्यूब टाइम्स साई ट्रिपल डैश ऑफ के। इस तरीके से लैम्डा की पावर बढ़ती रहती है, उसी तरीके से जो साई का सुपरस्क्रिप्ट है वो भी बढ़ता रहता है। मतलब जो साई के ऊपर मैं नंबर डाल रही हूँ, यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 और यहाँ पे 3। ये क्या है, जस्ट पर्टर्बेशन इन द वेव फंक्शन है। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की बात कर रही हूँ, तो पीछे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, निगलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जस्ट ये दो टर्म्स बचेंगी और साई डैश की अभी मैंने वैल्यू निकाली है, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो साई के जो है साई 0 के प्लस लैम्डा टाइम सिमेशन एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, साथ में क्या था, डैश। डैश रिप्रेजेंट कर रहा था कि एल इज नॉट इक्वल्स टू के। एल एच डैश के ओवर ई के 0 माइनस ई एल 0, साथ में था साई नॉट ऑफ एल प्लस लैम्डा टाइम्स ए के साई 0 के। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था ना कि आप इसको सिंपली एल और के भी लिख सकते हो विदाउट साई 0। ठीक है, मैंने वही चीज़ लिखी है बिना साई के। ओके, अब मैंने क्या करना है, इसकी साई डैश की वैल्यू निकालनी है, या फिर कह सकती हूँ साई की वैल्यू निकालनी है। साई में ही मैंने साई डैश सब्सटीट्यूट किया है ना, तो मैंने एक तरीके से साई की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बाकी तो सारी वैल्यू मिल चुकी है, किस चीज़ की वैल्यू नहीं पता, इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता। इस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी। नॉर्मलाइजिंग साई के, ठीक, नॉर्मलाइज करेंगे साई के को। साई के को नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब है कि साई स्टार के टाइम्स साई के डी टॉ शुड बी इक्वल्स टू 1। मतलब मैंने साई के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को साई के से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल किया है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, यहीं से हमने ये वैल्यूज उठानी है, और जहाँ पे साई स्टार है तो जो भी मेरे पास इक्वेशन पड़ी है उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यूज़ करेंगे, और साई के की तो वैल्यू एज इट इज़ पड़ी ही है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो भी पढ़े थे मेरे पास वैल्यूज, उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये टर्म्स एज इट इज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड ब्रैकेट में लिखा है, इनटू डी टॉ टाइम्स, उसके बाद इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज में हमारा इंटीग्रल जो है 1 के इक्वल आ जाता है। ओके, अगर हम ये वाली टर्म को ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद क्या है, इंटीग्रल है ना, साई के
और साई के दोनों के बेस में सेम है, मतलब मेरे पास क्या बन रहा है एक तरीके से ये टर्म, राइट, प्लस अब मैं क्या करूँगी इस टर्म को भी ऐसे करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या फिर सिमिलर टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं। ओके, सिमिलर टर्म्स इकट्ठे करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलर वे से फर्स्ट टर्म को इसकी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म जब इसकी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो इंटीग्रल के साथ यहाँ पे क्या है साई के स्टार और यहाँ पे क्या है साई एल 0, तो ये डिफरेंट आ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी लैम्डा इंटीग्रल एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, साथ में यहाँ पे समेशन के ऊपर डैश एल एच डैश के ओवर ई के 0 माइनस ई एल 0, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, यहाँ पे के और एल, या फिर एल के लिख सकते हैं के एल लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। प्लस जब मैं फर्स्ट टर्म इसकी सेकंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी सेम टर्म बनेगी, बस यहाँ पे क्या आएगा स्टार आएगा और यहाँ पे एल के आ जाएगा, ठीक है। इंटेग्रल नहीं समेशन एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, साथ में क्या है डैश एल एच डैश के ई के 0 माइनस ई एल 0, यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा अगेन के एल का ही बनेगा, उनके पैर में देखना कि कौन से अल्फ़ाबेट्स पढ़े, ठीक है। के एल आ जाएगा यहाँ पे भी। और अब क्या करेंगे, ये वाली टर्म हो गई इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म हो गई इसके साथ मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होनी रहेगी, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अब जब मैं ये वाली और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी तो ध्यान से देखना मेरे पास क्या बनेगा, प्लस लैम्डा ए के, यहाँ पे दोनों के बेस में सेम है ना, तो फर्स्ट टर्म जैसा ही कुछ बन रहा है। अभी बताऊंगी कि इसकी वैल्यू कैसे और क्या आती है, ठीक है। उसी तरीके से इसकी थर्ड टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या बनेगा लैम्डा साई स्टार साई के, ठीक है, ए के स्टार साई 0 के साई के डी टाउ इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से समझना है, जब यहाँ पे बेस सेम होता है, मतलब जैसे मैंने अभी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की बात करी थी, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में जब नीचे दोनों सेम होते थे तो मैंने क्या बताया था, वैल्यू क्या आ जाती है 1 के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से वही नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन होगी, जब बेस में वैल्यू सेम है तो इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो ये टर्म किसके 1 के इक्वल, ये टर्म 1 के इक्वल और ये टर्म 1 के इक्वल, तीन टर्म्स जो है हमारी 1 के इक्वल हो जाएंगी। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने बताया था डैश का क्या मतलब है कि के नॉट इक्वल्स टू एल है, राइट। अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना कि जब हम समेशन के ऊपर डैश लगा रहे हैं मतलब के इज़ नॉट इक्वल्स टू एल, तो अगर के नॉट इक्वल्स टू एल है तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलर वे से यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू दिस टर्म, ये टर्म पूरी खत्म, ये टर्म पूरी खत्म, तो जो बचा अब वो लिखते हैं। फर्स्ट टर्म का 1 बन रहा है, ये टर्म 1 के बराबर प्लस 0 वो नहीं लिखूंगी मैं आगे। यहाँ पे इसका 1 बन जाएगा प्लस लैम्डा ए के, प्लस लैम्डा ए के। सिमिलर वे से जो अगली टर्म है उसका बन जाएगा लैम्डा ए के स्टार शुड बी इक्वल्स टू 1। अब ये वाला 1 जब उधर जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो मेरे पास टर्म बनेगी लैम्डा ए के प्लस लैम्डा ए के स्टार शुड बी इक्वल्स टू 0। मेरे पास अब जो ये टर्म है यहाँ पे लैम्डा को कॉमन लूँगी और राइट हैंड साइड में भेज दूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा ए के प्लस ए के स्टार शुड बी इक्वल्स टू 0। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सम जब मैं इससे कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब ये टर्म क्या है प्योरली इमेजिनरी होती है, ठीक है। जब हमारे पास टर्म जो है प्योरली इमेजिनरी होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी x है, उसकी वैल्यू है a प्लस आइटा b, मैं क्या कर रही हूँ प्योरली इमेजिनरी बात कर रही हूँ, मतलब उसकी रियल टर्म क्या है 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी आइटा b के।
इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेती हूँ तो मेरे पास एक्स स्टार की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आइटा बी, राइट। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा ना। इसलिए कह रही हूँ कि इसका क्या मतलब है, जब दो टर्म्स का सम 0 के बराबर आ रहा है, एक टर्म है दूसरी उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो टर्म हमेशा क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी होगी और कोई केस नहीं बनता इसका, ठीक है। तो मेरे पास ए के इस तरीके से पड़ा आइटा गामा। गामा कुछ नहीं है, एक छोटा सा टर्म है जो कि क्या बता रहा है, गामा यहाँ पे फेज शिफ्ट बता रहा है, ठीक है। जब हम साई डैश की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, साई डैश की वैल्यू में हमें फेज शिफ्ट की वैल्यू नहीं चाहिए होती है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन होती है हमें फेज शिफ्ट एज सच कोई नीड नहीं होती है। ये जस्ट हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से जो है वेव फंक्शन का फेज चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू थी यहाँ पे ए के की, एक तरीके से जस्ट ये फेज शिफ्ट बता रही थी एंड वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू। और जब मेरे पास यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1 होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन की। लेट मी राइट इट हियर। तो मेरे पास साई के की वैल्यू आ गई साई 0 के प्लस समेशन एल, यहाँ पे हमने अगेन डैश डाला है, डैश का मतलब वही है कि एल नॉट इक्वल्स टू के ओवर ई के 0 माइनस ई एल 0 साई एल ऑफ 0। ये क्या आ गई मेरी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी और वेव फंक्शन करेंगे, उनकी भी वीडियोस 1-2 दिन में आ जाएंगी। अंटिल दैट आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।